बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल जो हमने ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लैंग्वेज या इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पेश किया था, और फिर जो है या फिर उसको जो है आप लोग दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, यानी ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी उसे कहा जा सकता है। और हमने कोशिश की थी कि बहुत अच्छे अंदाज में या मौसर अंदाज में उसको पेश किया जा सके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद भी किया होगा। तो कल मैंने एक बात कही थी और वो ये थी कि कल वाला टॉपिक जो है पार्ट 1 है और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की किसी भी एज की हो, उसमें से एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें जो है आप उसमें कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर लेंथी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर उससे बोर हो जाते हैं। तो आज वाला टॉपिक बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कल वाले टॉपिक को हमने बेस बनाया था, यानी एक लेवलिंग ऑफ माइंड किया था। और अब जो है बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, बहुत ही A1 है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम साइलेंट फीचर या करेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे कि क्या यानी चीदा खासियतें क्या थी उस इंग्लिश लैंग्वेज की जो इन द एज ऑफ एंग्लो सैक्सन में थी, यानी उसकी क्या मेन पॉइंट्स थे या मेन पॉइंट्स इन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड, यानी उस पीरियड के दौरान क्या मेन पॉइंट्स थे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अभी जो है यानी टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक का बेसिकली एक समरी, एक जो है खुलासा आप लोग के सामने पेश करता हूँ कि ये जो साइलेंट फीचर है, यानी चीदा खासियतें है या करेक्टरिस्टिक है, यानी खसूसियात है, किस चीज़ के लिहाज से एंग्लो सैक्सन पीरियड में और किस चीज़ के इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में उस ज़माने में क्या वेरिएशन आए थे, क्या यानी उसके करेक्टरिस्टिक थे और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी, वो किस किस्म की लैंग्वेज थी, कौन से जो है अब उसके लैंग्वेज में यानी कौन सी चीज़ें अब भी शामिल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले यानी लेक्चर की समरी नोट कर ले। यानी सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके बाद जो है जर्मेनिक रूट्स के बारे में बताऊंगा, और तीसरा टाइटल हमारा इन्फ्लेक्शनल मार्फोलॉजी होगा कि उसके अंदर कौन सी इन्फ्लेक्शन मार्फोलॉजी है, और फिर 4 नंबर पे जो है कम्प्लेक्स ग्रामर इन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड यानी एंग्लो सैक्सन वाले, और फिर जो है वोकैबुलरी उसके अंदर कैसे आई, फिर जो है लिटरेरी ट्रेडिशन उसके अंदर कैसे हुआ, और फिर 7 नंबर पे इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन लैंग्वेज कैसे हुआ, और एट द एंड इन 8 टाइटल्स के साथ कंक्लूजन मैं बताऊंगा कि इस साइलेंट फीचर ऑफ ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का कंक्लूजन फिर क्या होगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आप जो है यानी टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, यानी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे हैं दी ओल्ड इंग्लिश पीरियड आल्सो नोन एज द एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का जो पीरियड है उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड, कल मैंने बताया था कि एंगल अलहदा एक ट्राइब था और सेक्शन अलहदा एक ट्राइब था। ये दोनों ट्राइब्स जो थे यानी ये हम लाहौर हो चुके थे, जिसको आजकल हम इंग्लैंड कहते हैं। तो ये किस दौर की बात थी? स्पेन फ्रॉम द मिड 5th सेंचुरी टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यानी 1066 या 1066, यानी ये असल में अगर आप लोग एंग्लो सैक्सन की यानी सही तारीखी डिमार्केशन करना चाहते हैं तो वो जो है मिड यानी 5th सेंचुरी के मिड से शुरू हुई थी, तकरीबन 450 या 460 यानी BE से शुरू हुई थी, और ये तकरीबन जो है 11 सेंचुरी के यानी 1066 तक यानी 1066 तक यानी ये जो थी यानी 1066 तक ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक ये ड्यूरेशन जो है जारी रहा। तो आप लोग कह सकते हैं कि 5th से यानी 5th के मिड से शुरू हुई थी, और ये जो थी यानी 11 यानी अभी जो है शुरू हुआ था लेकिन उसके मिड में ही ख़त्म हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लिश लैंग्वेज अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस,
कई किस्म के चेंजेस, कई किस्म के वेरिएशन, जैसा कि यानी BS के सेकंड सेमेस्टर के यानी आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में यानी वहाँ पे लिखा जाता है कि कौन से वेरिएशन उसके अंदर थे, कौन से जो है यानी चेंजेस उसके अंदर आए, कैसे उसकी करेक्टरिस्टिक थे, कैसे जो है उनको अराउंड द ग्लोब उसकी यूजेज क्या थी। तो ये जो है यानी कई चेंजेस इस दौर में आए, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रामर एंड वोकेबलरी। यानी वोकेबलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज में भी और ग्रामर में भी, इन जो रूल्स रेगुलेशन को कहा जाता है। सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंक्लूड। तो अब एक एक को हम जो है शामिल करेंगे और आप लोग के सामने उसको प्रेजेंट भी करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन में आप लोग ये बात यानी एक नई चीज़ आप लोग जहन में रखें, मज़ीद भी यानी क्लैरिफाई कर ले कि मिड ऑफ द 5th सेंचुरी से लेकर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की यानी क्या यानी 1066 तक ये जारी रहा। अब ये यानी मिड ऑफ 5th से लेकर और 11 के मिड तक ये सिचुएशन जारी रही और फिर नॉर्मन जब कॉन्क्वेस्ट आए यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हुआ तो तब जाके यानी नॉर्मन की कॉन्क्वेस्ट हुई, यानी फ्रेंच लोग आ गए, तो तब जाके यहाँ पर फिर क्या हुआ यानी ये चीज़ फिर यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब जो है यानी आप लोग फर्स्ट चीज़ की तरफ आ सकते हैं, जर्मेनिक रूट्स की तरफ। नंबर 1 यानी नंबर 1 टाइटल है जर्मेनिक रूट्स। तो इस जर्मेनिक रूट्स का क्या मतलब होता है, जैसा कि कल मैं बता चुका हूँ कि इसका ओल्ड नेम जो है ओल्ड इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो ओल्ड नेम है यानी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो जर्मनी और उसके इलाके के साथ रिलेटेड थे। यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज़ ए जर्मेनिक लैंग्वेज, ये जर्मेनिक लैंग्वेज है और इस क्लोजली रिलेटेड टू दी अदर जर्मेनिक लैंग्वेज। और वहाँ पे सिर्फ ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो यहाँ पे राइज है यानी यहाँ पे अब इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से, यानी ये पहले जर्मेनिक लैंग्वेज तो थी लेकिन उसके दूसरे यानी जर्मनी के इलाकों में दूसरे यानी डायलेक्ट से छोटी छोटी ज़बानी थी या मकामी बोलियाँ थी, उसके साथ भी उसका काफ़ी क्लोज लिंक है। कैसे? क्योंकि ये लोग एक ग्रुप और गिरोह की शक्ल में एंगल और सेक्सन दोनों आके जो है उन्होंने इंग्लैंड और इस एरिया पे कब्ज़ा किया, यानी यहाँ पे पोजीशन इख्तियार की। तो इसी वजह से जब उन्होंने इन्वेड किया तो इन्वेडिंग में यहाँ की लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज से मिलती थी, क्योंकि यहाँ भी ये लोग आबाद थे और वहाँ भी जर्मनी भी ये लोग आबाद थे। तो इसी वजह से वहाँ जर्मनिक लैंग्वेज के साथ दूसरे यानी कुछ ऐसे मकामी ठंग भी थे या मकामी बोलियाँ जिसको डायलेक्ट कहते हैं, और वहाँ भी थी। उसमें कौन कौन सी थी? यानी ओल्ड नर्स भी था, गोथिक भी था, जो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में आप लोग गोथिक नावल भी कहते हैं, जो हैराइंग और ड्रेडफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हुदरिंग हाइट्स और इस किस्म के जो नावल है। और इसी तरह ओल्ड हाई जर्मन भी है। ये यानी 3 ऐसे मज़ीद भी डायलेक्ट थे जो वहाँ पे जो है यानी उसके साथ जर्मनिक लैंग्वेज के साथ जो है डायलेक्ट के तौर पे यानी बोले जाते थे। इट इज़ डिराइव्ड फ्राम द डायलेक्ट स्पोकन बाय द एंग्लो सैक्सन ट्राइब हु माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्राम व्हाट इज़ नोन जर्मनी एंड डेनमार्क। यानी ये एंगल और सेक्शन की लोकेशन के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग कहाँ से आए थे। यानी ये वो माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड को तो आ चुके थे, उन्होंने माइग्रेशन यानी हिजरत की थी फ्राम व्हाट इज़ नो यानी जर्मनी एंड डेनमार्क। और जिसको ये कहाँ से आ चुके थे, एंगल और सेक्शन बेसिकली ये जर्मनी और डेनमार्क से आ चुके थे, जो आजकल उसके मॉडर्न नेम है। और वो जो है जर्मेनिक जो था वो पुराना नेम था। तो आप लोग यानी एंग्लो सेक्शन पीरियड में आप लोग देख सकते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिकली रूट्स है वो कहाँ से मिलते हैं। यानी वो जर्मेनिक रूट्स से मिलते हैं और जर्मेनिक में वहाँ 3 और डायलेक्ट भी थे और एक यानी ये खुद लैंग्वेज भी थी, और ये लोग बेसिकली जर्मनी और डेनमार्क के थे। ये तो था इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट टाइटल यानी जो मैंने आप लोग के सामने पेश किया। अब नेक्स्ट उसके टॉपिक की तरफ जाएंगे कि इसके अंदर मज़ीद फिर क्या करेक्टरिस्टिक होगी। ये तो नंबर 1 करेक्टरिस्टिक और इंट्रोडक्शन था जो मैंने पेश किया। नंबर 2 करेक्टरिस्टिक नोट कर ले, वो क्या है? इन्फ्लेक्शन मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आप लोग को पता है इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो यानी इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक में या लिंग्वा फ्रैंका में आप लोग यूज़ करते हैं।
और इन्फ्लेक्शनल किस चीज़ को कहते हैं? इन्फ्लेक्शन बेसिकली किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर यानी उसमें कोई जो है डेंट पेंट लाके कोई यानी मामूली सी उसके साउंड में या फोनीम्स में या यानी उसमें कुछ तब्दीली करके उसको पेश करना। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी से मुराद ये है कि उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके चेंजेस वेरिएशन करके उसी शब्द को यानी इसी चीज़ में जो है अपनाना। यानी कैसे? जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी, यानी इसके अंदर कई इन्फ्लेक्शन किसी मुख्तलिफ लैंग्वेज के मुख्तलिफ चीज़ों को जो है डेंट पेंट करके इसमें शामिल किया। फॉर एग्जांपल ये आजकल जो हम नाउन्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, प्रोनाउंस पढ़ते हैं एंड वर्ब्स पढ़ते हैं, इन सब पे हम मेरे लेक्चर हो चुके हैं और ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो ये क्या थे? यानी नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड वर्ब वर इन्फ्लेक्टेड इन टू इंडिकेट केस, यानी वहाँ पे ये जेंडर, केस, नंबर और टेंस को ज़ाहिर करते थे। तो ये इन चीज़ों को ज़ाहिर किया जाता था। दिस मेंट, यानी इसका यह मतलब हुआ दैट वर्ड ऑर्डर वाज मोर फ्लेक्सिबल देन इन मॉडर्न इंग्लिश, कि उस वक्त जो थी यानी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी या एंग्लो सेक्सन की जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, उस वक्त जो यानी वर्ड की जो ऑर्डर थी यानी वो यानी मुख्तलिफ अल्फाज को जिस तरह हम सेंटेंस में SVO की तरतीब अपनाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर थी इन द इंग्लिश लैंग्वेज वो काफ़ी लचकदार थी, फ्लेक्सिबल थी। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में यानी काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट है और यानी सॉलिड है और कंक्रीट है, आप उसमें इस किस्म की अपनी चीज़ें शामिल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी थी, यानी डेंट पेंट करके मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ ज़बानों से और मुख्तलिफ डायलेक्ट से उसके अंदर पेश किया जाता था। तो उसकी साख्त इसी फ्लेक्सिबल रखी गई थी ताकि उस मुख्तलिफ किस्म के ग्रामर की चीज़ें उसमें अपना यानी उसमें उसको जो है रखा जा सके। अब नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली कम्प्लेक्स ग्रामर है। यानी कैसे? कम्प्लेक्स ग्रामर क्या है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाज मोर कम्प्लेक्स देन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी ग्रामर के लिहाज से यानी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर जो था ज़्यादा कम्प्लेक्स था, पेचीदा था, यानी मॉडर्न के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप लोग देख रहे हैं नाउन हैड 3 जेंडर्स। आजकल नाउन के जो है यानी 2 जेंडर आप लोग यानी अमूमन पढ़ते हैं, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन उस वक्त जो थे 3 जेंडर्स थे, यानी एक न्यूटर भी उसके अंदर शामिल था। इस पे भी हमारे लेक्चर हो चुके हैं। एंड वर डिक्लाइंड इन द 5 केसेस, और इसी तरह उसको 5 केसेस में मज़ीद सब कैटेगराइज किया था, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव और डेटिव और इंस्ट्रूमेंटल। यानी इस किस्म के केसेस में उसको मज़ीद भी डिवाइड किया गया था। यानी वर्ब्स हैड 3 मेन टेंसेस, और इस तरह एक वर्ब के 3 मेन टेंसेस हुआ करते थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एज वेल एज सब्जंक्टिव एंड इम्पेरेटिव मूड्स। यानी जिस तरह आजकल हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है टेंस के बेसिक 3 टाइप है, तो उस वक्त इस 3 टाइप्स के अलावा यानी 2 और भी टाइप थे, सब्जंक्टिव भी थे एंड इम्पेरेटिव मूड्स भी था हर टेंस का। तो ये कम्प्लेक्स ग्रामर इसी वजह से था क्योंकि एक एक चीज़ में जो है कई कई चीज़ें शामिल थी। तो इसी वजह से ये यानी पीरियड थोड़ा यानी उस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का, एंग्लो सेक्सन का थोड़ा कम्प्लेक्स रहा ग्रामर के लिहाज से। तो ये तो यानी उसकी 3rd वो थी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब जो है नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। आप लोग जो है जैसा कि स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे हैं वो नेक्स्ट क्या है, यानी वो वोकैबुलरी है। और वोकैबुलरी में क्या चीज़ आएगी, यानी वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपको जो है उसके यानी जिस तरह बच्चे को आप लोग अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आप लोग थ्योरीज पढ़े, यानी साइको लिंग्विस्टिक में भी पढ़ लें, यानी वहाँ पे बच्चों पे जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो बच्चा जो ही पैदा होता है तो वो पहले गुड लिसनर होता है, सुनता रहता है, अल्फाज को स्टोर कर रहा होता है स्टोर हाउस में। तो इसी तरह जब उसके अल्फाज यानी इतने हो जाते हैं उसी लैंग्वेज के, तो वो तब जाके कुछ न कुछ बोलने लगता है। तो वोकैबुलरी की इस बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हैड अ स्मॉलर वोकैबुलरी देन अ मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि उस ज़माने में ये अभी ओरिजिनेट हो रही थी, तो इसी वजह से उस वहाँ की वोकैबुलरी बहुत कम थी। बट इट वाज रिच इन कंपाउंड वर्ड एंड पोएटिक डिक्शन, और पोएटिक सिलेक्शन ऑफ वर्ड के लिहाज से यानी शायराना अल्फाज के यानी सिलेक्शन डिक्शन कहते हैं वे ऑफ सिलेक्शन को या मेथड ऑफ सिलेक्शन को, या पोएटिक डिक्शन यानी शायराना का यानी शायरों का जो यानी वो क्या होता यानी उनके अल्फाज का जो
यानी सिलेक्शन हुआ करता, इंतखाब वो करते थे, और कंपाउंड वर्ड यानी कम्प्लेक्स वर्ड जो होते थे वो उस वक्त रिच थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ चुके हैं कई क्योंकि यानी लैंग्वेज एक ही दिन में नहीं बनती, विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी वक्त गुजरने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स जो है वहाँ से फिर आ जाते हैं। यानी कैसे वोकेबलरी में मैनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड आर स्टिल यूज इन द मॉडर्न इंग्लिश सच एज ब्रेड। अब ब्रेड को अगर आप लोग देखें, यानी जो आप लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं, मदर को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, फादर को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड हाउस को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड के भी वही अल्फाज थे। तो वोकेबलरी कुछ पहले की है और कुछ एडवांसमेंट विद द पैसेज ऑफ जनरेशन जो है नीड्स होते हैं, तो उसके साथ उसके अल्फाज की जो है फिर इम्पैक्ट और वो चीज़ लाजमी रहता है। अब जो है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कैसे अदबी एक रिवायत थी, और वो ट्रेडिशन क्या थी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड प्रोड्यूस अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन इंक्लूडिंग एपिक पोएम लाइक द बियोफ or religious texts like the Anglo-Saxon Chronicle and a variety of shorter poems and riddles कहते हैं पहेलियों को। तो ये बियोफ के बारे में मैं कल वाले लेक्चर में भी बता चुका था कि ये फर्स्ट एपिक नरेटिंग यानी लॉन्ग एपिक किस चीज़ को कहते हैं, पोएम की उस किस्म को कहते हैं जो लॉन्ग नरेटिंग हो, जिसके अंदर हीराइक डीड हो, हीराइक कॉपलेट हो, और जो है यानी किसी एडवेंचर किसी बड़े कंपेन पे लिखी जा चुकी हो। तो इस किस्म के यानी जो पोएम होते हैं वो बिहॉफ की तरह होते हैं। तो ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के वो पोएम थे, और फिर जो है रिलीजियस टेक्स्ट भी थे, जिस तरह एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल था, और वैरायटी ऑफ शॉर्टर पोएम यानी पोएम्स की कई वैरायटीज़ थे, और रीडल्स भी मौजूद थे। रीडल किस चीज़ को कहा जाता है, पहेलियों को, तो ये भी मौजूद थे। तो ये लिटरेरी ट्रेडिशन, क्योंकि ज़बान जो बनती है वो अमूमन ट्रेडिशन और कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करती है, और इसी तरह इन ट्रेडिशन से नए नए वर्ड जो है जन्म लेते हैं, और इस तरह ज़बान फिर बन जाती है। चाहे वो रिलीजियस स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे वो कल्चर स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे वो सोशल स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे वो मॉरल स्कूल ऑफ थाट्स हो, यानी जिस स्कूल ऑफ थाट से भी वो लैंग्वेज रिलेटेड हो, उससे नए नए ट्रेडिशन और नए नए वर्ड जो है फिर लैंग्वेज में आते हैं। ये तो नई करेक्टरिस्टिक थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। आप जो है यानी इसी लैंग्वेज में अमूमन जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को बताया जाता है कि ये लैटिन वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रेंच की भी कुछ जो है आप लोगों को यानी हिस्ट्री मिल चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन सा है, यानी इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट ऑफ द लैटिन, यानी लैटिन का इसके ऊपर काफ़ी असर था। यानी कल वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी जब पहले ये लोग इन्वेड आ गए, यानी इन्होंने इन्वेड किया, हमला किया, तो उसके साथ यानी हमले में या जंग करने में इंसान की स्टेबिलिटी नहीं होती, इंसान जो है इंस्टेबल होता है, कोई मैनेजमेंट कोई काम इस तरह जो है यानी प्लानिंग के साथ नहीं होता। तो उन्होंने जो है वहाँ रोनेक लैंग्वेज में या रोनेक स्क्रिप्ट में पहले लैंग्वेज को यानी इंट्रोड्यूस करवाया। रोनेक स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बताया था, जो मिस्टीरियस लैंग्वेज होती थी, जो बिल्कुल इशारों किनात से बातें की जाती थी, या कोई ऐसे फोनेटिक सिंबल्स थे जिसके ज़रिए ये बातें की जाती थी। और बाद में जब उन्होंने राउंड अबाउट देखा तो उन्होंने देख लिया कि लैटिन भी मौजूद है, और लैटिन का लैंग्वेज भी मौजूद है, और लैटिन के जो है यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें ग्रामर वगैरह भी मौजूद है, और लैटिन के अल्फ़ाबेट भी मौजूद है। जिस तरह मैंने इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट पे भी लेक्चर किया था, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। यानी इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट ऑफ लैटिन फिर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहा, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी लैटिन हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश, यानी कैसे उसका यानी एक सिग्निफिकेंट एक यानी बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ पे, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन मज़हब के यानी फील्ड में, लॉ यानी कानून में, एंड एजुकेशन में काफ़ी सारे वर्ड, लॉ में, रिलीजन में और एजुकेशन में काफ़ी सारे वर्ड जो है लैटिन के हैं, और मैनी लैटिन वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट वर एडाप्टेड इनटू ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारी चीज़ों को तो बिल्कुल यानी सालिम यानी बहुत ही यानी मुकम्मल अंदाज में जो है इंटायर शेप में उसको जो है यानी लैटिन से उसको इंग्लिश लैंग्वेज में एडाप्ट किया गया।
तो ये तो यानी चंद कैरेक्टरिस्टिक थे जो मैंने आप लोग के सामने पेश की। अब उसकी कंक्लूजन या लेक्चर की कंक्लूजन भी आप लोग के सामने पेश करता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी ओवरऑल द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड वाज अ क्रूशियल पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत ही अहम पीरियड है और इस पीरियड से, क्योंकि हर पीरियड का जो यानी हर लैंग्वेज की इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में ही लैंग्वेज की इम्प्रेशन मौजूद होती है। तो इसी वजह से ये क्रूशियल पीरियड था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द लैंग्वेज वी स्पीक टुडे। और इस चीज़ ने बुनियादें रखी थी इसी इंग्लिश लैंग्वेज की जिसको आजकल हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली यानी उस साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था, या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था, या फीचर के बारे में था, यानी खद्दोखाल के बारे में था जो एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज जो है रखता है। या ओल्ड इंग्लिश, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिर क्या क्या चीज़ें थी, तो आप लोग ये मेजर पॉइंट्स बयान कर सकते हैं, मेजर यानी हिंट्स बयान कर सकते हैं। और कोई आपसे पूछ भी सकता है कि कैसे उसकी जो है साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, साइलेंट यानी जो है यानी फीचर्स थे, या कोई जो है ऐसे यानी हमें उसके ऐसे यानी ब्रॉड यानी टर्म बता दें जो उसी लैंग्वेज में थे और आजकल के लैंग्वेज में भी आ गए, या ऐसे चेंजेस बताएं जो उस दौर से और आज दौर के यानी जो है यानी चलते आ रहे हैं। तो आप लोग यही क्वेश्चन लिख सकते हैं। और नीचे मैंने यानी प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, मैं प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद हूँ और हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल ECE टाइटल है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे है। आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लें और हमारा जो है फेसबुक का पेज भी यानी इसी है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे, आप लोग उसको लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम लेक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल होंगे। यानी बात यह है कि आप लोग स्टे कनेक्टेड रहें और A to Z उसको स्टडी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के लिए कारामद और सूदमंद रहेंगे। थैंक्स फॉर